नमस्कार, मैं रामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो हालात देश के बने हुए हैं, ईरान इजराइल के युद्ध के बाद यह युद्ध ईरान और इजराइल का एक ऐसा रास्ता तय करता हुआ नजर आ रहा है जो ट्रंप की वजह से यह सभी चीजें हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे देश की सरकार जिस तरह से इस युद्ध में बैकफुट पर आई है वह बहुत चिंताजनक है, क्योंकि तबाही तो विश्व में हुई है, हर देशों में हुई है, लेकिन हमारे देश में उसका असर कुछ बहुत ही ज्यादा है। चूंकि इस वक्त चुनाव का वक्त है, वोट पड़ने हैं 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में, इसलिए बहुत कुछ रेट नहीं बढ़े हैं। लेकिन जिस दिन रेट बढ़ने शुरू होंगे 29 अप्रैल के बाद, यह देश झेल पाएगा ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वजह बहुत साफ है कि बेरोजगारी जो है वह काफी है, आय कम है और खर्च ज्यादा, क्योंकि रोजगार नहीं है। लेकिन आज रात 8 बजे कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे का डेडलाइन जो था वह समाप्त हो रहा है। आज रात 8 बजे के बाद क्या विश्व को कुछ राहत मिलेगी या फिर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बड़े संकट में फंस गए। इनकी संकट और इनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जो फैसले हमारे देश की सरकार के रहे वो फैसले ऐसे रहे कि देश को प्राथमिकता नहीं दी गई, खुद के स्वार्थ को प्राथमिकता दी गई और खुद के स्वार्थ के लिए फैसले लिए गए। चूंकि भाजपा और आरएसएस के लिए फैसले लिए गए और कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए फैसले लिए गए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी फंसते ही जा रहे हैं, पूरी तरह से लगातार फंसते ही जा रहे हैं। ईरान इजराइल की दोस्ती मोदी की, उसकी कीमत इस देश को अपना रोजगार गवाकर और महंगाई की मार सहकर चुकानी पड़ रही है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अमूमन आज तक जो सरकारें होती थी वह सरकारें देश को प्राथमिकता देती थी, लेकिन इस सरकार ने पार्टी को और अपने संगठन को प्राथमिकता दी। यह वजह है कि यह देश आज संकट में है। वरना आप दर्शक देखिए, बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं है, इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना को फर्क नहीं पड़ा, रसिया को फर्क नहीं पड़ा, श्रीलंका को भी फर्क नहीं पड़ा है, और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं जितना भारत को पड़ा है। वजह साफ है कि पाकिस्तान पहले ही कंगाल था, कर्ज के ढेर पर था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका उदय हुआ और उसको धन मिलना शुरू हो गया। लेकिन हमारा देश तो धनवान था, तो हमारे देश में यह चीजें क्यों हो गई? अब जरा इस पर जिक्र कर ले हम लोग, बाकी खबरों पर हम लोग बाद में आएंगे। इस अमेरिका इजराइल के चक्कर में मोदी ने देश को जो बड़े संकट में डाल दिया है, और मोदी फंसते ही जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के जाल में भी फंसे हुए हैं इन 5 राज्यों के अंदर।
अफरा तफरी का माहौल है। वोट चोरी के अलावा इनके पास और कोई माध्यम ही नहीं है चुनाव जीत पाने का। जनता इन्हें वोट नहीं देने वाली है, यह बात तय है। फर्जी मतदान, डुप्लीकेट मतदान, चुनाव आयोग की गद्दारी इस देश के साथ, यह सारी चीजें हैं। उसके बावजूद अगर जूझना पड़ रहा है सत्ता में आने के लिए, तो लानत है ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार पर जो सारे संविधान को, लोकतंत्र को, मानवता को, हर चीज को नजरअंदाज करके भी जीत के लिए जूझना पड़ रहा है, मीडिया को कब्जे में रखकर। तो ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी पर लानत है। लेकिन नीतीश भी छोड़ देंगे मोदी का साथ, ऐसा लग रहा है। बैठक में कुछ ऐसा फैसला लिया गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। वह उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन ईरान और इजराइल का यह युद्ध, अमेरिका के तानाशाही की वजह से हमारे देश के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जो लोग शहरों से गांव जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। तकरीबन 50% कंपनी बंद हो गई और 50% के प्रोडक्शन काफी घटा दिए गए हैं। और 50% कंपनियां बंद होने का वजह है कि लोगों का पलायन गांव के तरफ, अमूमन गांव से शहर की तरफ पलायन होता है कि हम मजदूरी करेंगे, रोजगार करेंगे, कुछ करेंगे, अपना खाएंगे। तो अब शहर से गांव की तरफ पलायन होना शुरू हो गया, जैसे कोरोना में हुआ था। और बहुत भयावह परिस्थितियां हैं। अब इसे अगर मीडिया छिपा रहा है तो कब तक छिपाएगा, कब तक छिपाएगा? और सवाल पूछने वाले को कब तक कोई सरकार दबाएगी? वह जो भयावह गुस्सा आम जनता के अंदर है, रोजगार बंद हो गया, खाने की किल्लतें हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें जाने मजबूरी हो रहा है। कंपनियों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है बोल के उनके काम बंद हो रहे हैं। सिलेंडर ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चर में और प्रोडक्ट बनाने में भी उसकी जरूरत पड़ती है। 215 रुपया का रेट फिर बढ़ा दिया सिलेंडर का, लेकिन सिलेंडर नहीं है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। यह सब इस युद्ध का ही तो असर है। तो हमारे देश की सरकार ने ऐसी व्यवस्था क्या की? हमारे लिए कुछ व्यवस्था करके रखी थी? तो व्यवस्था नहीं था। लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राजस्थान, कोटा हब है, पटना, वह बच्चे भी अपने गांव की तरफ फिर पलायन करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें खाने की किल्लतें हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब बच्चे बिल्डिंग के अंदर एक कमरा लेकर के रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? तो वह भी जाना है। तो शिक्षा पर भी असर पड़ा, रोजगार मजदूरी पर भी पड़ा। गांव में कौन सा मजदूरी कर लेंगे, रोजगार मिल जाएगा, कितनों को मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब आज आसाम का, पांडिचेरी और केरल का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का पहले चरण का और तमिलनाडु का चुनाव है, और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होगा। और 29 के बाद 30 तारीख को या 1 तारीख को आपके ऊपर पड़ेगी महंगाई की मार, 200 रुपया लीटर पेट्रोल। ऐसे में विमान के अंदर जो कार्बाइन फ्यूल जो भरे जाते हैं, जो 96 रुपये लीटर थे, वह कार्बाइन फ्यूल विमान के अंदर 210 रुपये लीटर हो गए। जो 96 रुपये लीटर था 210 रुपये लीटर हो गया। यानी कि
कच्चे तेल से ही कार्बाइन फ्यूल भी निकलता है, उसी से पेट्रोल भी निकलता है, उसी से डीजल भी निकलता है। तो यानी कि आपके भी 210 के ऊपर ही जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और कच्चा तेल अब महंगा होता जा रहा है। 110 से 115 के आसपास है कच्चा तेल, लेकिन उस पर जो एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं उनको लेकर के 150 से 154 प्रति बैरल डॉलर है, $154 प्रति बैरल आ रहा है। अब आपको अगर 96 रुपीस लीटर में या 90 रुपये या 93 रुपये या 100 रुपये में जो पेट्रोल में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है पेट्रोल की, यह बात ध्यान रखिएगा। वह ट्रांसपोर्टिंग का डिफरेंस होता है, इसलिए रेट बढ़ने और घटने का होता है। ऐसे में जब 58 डॉलर प्रति बैरल था तो आपको 93 से 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, और जब 150 हो गया तो डबल से ज्यादा रेट हो गया, 2.5 गुना हो गया, तो आपके पेट्रोल के भी रेट 2.5 गुना बढ़ेंगे, तो वह आपको ही चुकाना पड़ेगा। सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार तो अपना एक्साइज ड्यूटी दबा के लेगी इस बीच, क्योंकि इसके सारे स्रोत इनकम के बंद हो गए हैं, तो वह आपसे वसूलेगी। अब ऐसे में ट्रंप आज रात 8:10 पर, आज रात को 8:10 पर भारत के समय के अनुसार ट्रंप का दिया हुआ अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है। ट्रंप के 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि ईरान को हम नर्क में मिला देंगे, हम बिजली, पावर और ब्रिज उड़ा देंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे और उसको अंधेरे में डुबो देंगे, नर्क में डुबो देंगे। और दूसरी तरफ आता है कि समझौते के टेबल पर बैठना। ईरान ने साफ इंकार कर दिया, हमें मंजूर नहीं तुमसे बात करना। और ईरान ने टारगेट सेट कर दिया है मिसाइलों का। ईरान ने जो टारगेट बनाया है, डाटाबेस, जो आप सबके डाटा बड़े बड़े सेक्टरों में रखे हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया को नियंत्रण किया जा रहा है, ब्रिज, पावर प्लांट, वाटर प्लांट, और अगर जिस तरह से परमाणु को लेकर के बातचीत चल रही है और चर्चा चल रही है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, रिसाव हो रहा है, वैसे अगर परमाणु हमले शुरू हो गए तो बहुत संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन इजराइल ऐसा चाहता है, अमेरिका इस पर नहीं, बिल्कुल नहीं वो करना चाहता, क्योंकि रसिया ने भी इस पर बयान दे दिया और चाइना ने भी दे दिया, यानी कि संकट बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन इजराइल इस युद्ध को उकसा रहा है, अमेरिका को इससे निकलने नहीं दे रहा है, जबकि अमेरिका तबाह हो चुका है। और ट्रंप इस युद्ध से अगर भाग जाते हैं तो जो विश्व में शक्तिशाली की साख एक बनी है अमेरिका की, वह समाप्त हो जाएगी। अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है कि ट्रंप को हटाने का। इस युद्ध का असर मोदी न ट्रंप के हो सके और ना तो देश के हो सके, ना ईरान के। एक अच्छा दोस्त और अच्छा व्यापारिक संबंध गंवा बैठे। ईरान से पुराना रिश्ता था, उधार में 90 दिन के सामान मिलता था, हमारे भारतीय करेंसी पर सामान मिलता था, हम सामान बेच करके और हम अपने ही बैंक में उसका पैसा डिपॉजिट करके रखते थे। वह यहां तक कहता था अपने ही बैंक में आप डिपॉजिट कर दो मेरा पैसा, भारत के पास ही वो पैसा रहता था। वैसे दोस्त को गवा करके ट्रंप से दोस्ती किया, लेकिन यह कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल ही है जो इस युद्ध को यहां तक पहुंचाया है। ट्रंप का भी नवंबर महीने में चुनाव है, इजराइल का भी अक्टूबर महीने में चुनाव है, और नरेंद्र मोदी की साख लगातार कंप्रोमाइज वाली हो रही थी और सरेंडर वाली हो रही थी। अब नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई व्यवस्था ऐसी देश में नहीं बनाई गई थी जिससे ऐसी आपदा से निपटने का,
भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और 12 सालों के अंदर सिर्फ देश को बेच करके व्यवस्थाएं बनी थी। अब ऐसे में इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा? रात 8 बजे जब अगर यह युद्ध एक नई दिशा तय करता है तो तबाही का मंजर विश्व में सबसे ज्यादा बांग्लादेश, श्रीलंका, सबसे ज्यादा भारत में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज रात 8 बजे पूरी दुनिया का दिशा और दशा तय होने जा रहा है। ईरान बिल्कुल कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है और नेतन्याहू हुए, मोदी हुए, ट्रंप हुए, इन पर तो भरोसा कोई कर ही नहीं रहा है क्योंकि इनके बातों का ठिकाना नहीं है। दूसरी चीज, अब एक बात आ रही है कि नीतीश छोड़ देंगे मोदी का साथ, कहा जा रहा है। क्या नीतीश 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे सीएम पद से, या बैठक में तय हुई है? सरकार जो बिहार की है वह भी भंग होगी। 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, 14 तारीख को इस्तीफा देंगे और सरकार भंग करेंगे। सरकार भंग करके ही इस्तीफा देंगे। अब जो नई सरकार बनेगी वह किसकी बनेगी? भाजपा के साथ बनेगी या महागठबंधन के साथ बनेगी? यह चीजें चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी 4 सूत्रीय मांग और आशंकाएं थी नीतीश कुमार की, उसे नजरअंदाज कर दिया है। उस पर न तो कोई जवाब दिया और न तो वह मानने को तैयार है। ऐसे में कल बैठक हुई, बैठक में बहुत कुछ अहम फैसले हुए और आज दोपहर 12 बजे तक बहुत कुछ निर्णायक फैसले आने वाले हैं जो आप दर्शकों को अगले कार्यक्रम में लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने रगड़ दिया है मोदी को 5 राज्यों में, पांडिचेरी हो या केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, हर जगह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन एबीपी न्यूज आज तक के सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है, ममता बनर्जी से थोड़ा डाउन चल रही है। लेकिन यह माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 के ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन 150 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना और माहौल बनाना शुरू कर दिया है गोदी मीडिया ने। यानी कि चुनाव आयोग अपने कार्यों में पूरे जोश में लगा हुआ है, हर मर्यादा को तोड़कर। लेकिन इस चुनाव आयोग की सक्रियता के बावजूद जो हालात है पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी के पक्ष में है। लेकिन अब काउंटिंग के वक्त और वोटिंग होने के बाद जो काउंटिंग का गैप होता है, उस गैप में कौन सा खेल होता है? बिहार वाला खेल होता है, महाराष्ट्र वाला खेल होता है, क्योंकि जिस दिन ईवीएम सील होता है उस दिन से और काउंटिंग के वक्त तक डेली वोट प्रतिशत बढ़ते रहता है। इसलिए ममता बनर्जी संकट में है। लेकिन असम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब 4 मई को यह पता चलेगा कि किसकी सत्ता आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार की आज जो बैठक हो रही है, नीतीश कुमार की बैठक में बहुत अहम फैसले होने वाले हैं, क्योंकि वह 14 तारीख को इस्तीफा देंगे और सरकार को भंग करेंगे, यह तय हो गया। और पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।